प्रायोजक MDH मसाले। मसाले से MDH और बिरला पावर सॉल्यूशंस लिमिटेड, a यश बिरला ग्रुप कंपनी। Where there's Birla, there's power. Wonderful. नमस्कार, घटना चक्र में आप सबका स्वागत है। 1990 में भारत सरकार ने अपने घर के दरवाजे, खासतौर से आर्थिक दरवाजे खोल दिए। दरवाजे छोटे थे, कुछ लोग आए, कुछ लोग बाहर खड़े। फिर दोबारा से दस्तक हुई कि आपने दरवाजे तो खोले, लेकिन हम इतने बड़े हैं कि आ नहीं सकते आपके यहाँ, दरवाजे और खोलो। दरवाजे और खोलने की बात हुई। आज भारत सरकार ने जो तीसरा, और अगर उसको अंतिम न कहें तो थोड़ा सा प्रयास किया है पूरी दुनिया को ये बताने के लिए कि हम दरवाजे खोल रहे हैं। वैसे भी एक कहावत है, बड़े लोगों से दोस्ती करनी हो तो घर के दरवाजे तो बड़े रखने ही पड़ते हैं। अब वो दरवाजे कितने बड़े होंगे, और जो लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ बड़े दरवाजों के होते हुए कहीं हमको ही समाहित नहीं कर लेंगे, इस बात की क्या गारंटी है। भारत सरकार ने आज पेट्रोलियम सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर और तमाम तरह के जो पब्लिक सेक्टर सार्वजनिक उपक्रम हैं, उनमें FDI यानी कि विदेशी पूंजी निवेश के लिए दरवाजे खोले हैं। जहां 26% था वहां 49% किया है, जहां 49% था वहां 74% किया है, और जहां 74 था वहां 98% किया है। यानी कि बिल्कुल खुल जा सिमसिम वाली स्थिति है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज इस बहस में, 50 मिनट की बहस में, कि विदेशी पूंजी मंगाने का तरीका क्या है, देश ने क्या वास्तव में नक्शा तैयार किया है। सरकार की नीयत पर हमको बिल्कुल शक नहीं है, लेकिन चुनाव के इस साल में इस देश को ये बताना बहुत जरूरी है कि ये आर्थिक युद्ध जो इस देश के अंदर लड़ा जा रहा है 100 लोगों की शक्ल बदलने के लिए, उसका खाका क्या है। बातचीत में मुझसे शामिल हैं, मैं आपका परिचय करा दूं, हमारे बीच में डॉक्टर कन्हैया सिंह जी हैं, जो कि वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं NCAER में, और एक बड़ा लंबा अनुभव है इनका मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। ऑस्ट्रेलिया से PhD की है कन्हैया जी ने इसी विषय पर। कन्हैया जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे बीच में डॉक्टर अर्जुन सेन गुप्ता जी हैं, और मेंबर सेक्रेटरी हैं प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के, जो कि इस देश की योजना की नियति को तय करता है। अर्जुन सेन जी, आपका भी स्वागत है। Thank you. हम लोग बात करें आज जो भारत सरकार ने अपना भंडारा बॉक्स खोला है उसके हिसाब से। सेक्टर वाइज भी अगर हम आए तो मेरे पास जो ऑयल और गैस कंपनीज का पूरा खाका है यहाँ पर, उन्होंने 26% के बजाय 100% उसको कर दिया है। 74% रखा है मार्केटिंग कंपनीज के लिए। इस निटिग्रिटीज में ना भी जाएं, क्योंकि अभी शाम तक सबको पता चलेगा, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, सरकार का मन क्या है, या इस पूरे देश में जो लोग अर्थशास्त्र के अध्ययन करते हैं उनको क्या लग रहा है कि साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक में बैठे हुए लोग FDI का क्या स्वरूप देखना चाहते हैं? हाउ यू फील अबाउट इट? सब द प्रॉब्लम ये है, द ओपनिंग अप, दरवाजा खोलने की बात कर रहे हैं नहीं इसके एक तरीका है। दरवाजा खोलने से मेहमान आ जाएगा, दिस इज नॉट ट्रू। मेहमान के आने के लिए यू हैव टू मेक स्पेशल इंसेंटिव, स्पेशल एटमॉस्फेयर। FDI हैज कम इन वेरी लार्ज अमाउंट इन चाइना, उसके लिए बहुत परेशान करना हुआ उसके। You have to prepare yourself for that, and you have to convince them that coming here they will gain. How do you prepare yourself? आपको your own strength has to be first ascertained. आपने बताया जो बाहर से आएगा तो there is a danger that they can completely take over. They can do things here in the interest of their own multinational headquarters. This has happened again and again. So I'm not saying that this will happen now, but the question is, are we prepared for that? Are we prepared sufficiently
in our country to see that this foreign investment that is coming, it should be actually used for the benefit of the country. कैसे होगा? एक, इससे हमारे ग्रोथ बढ़ेगा. सेकंड, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये हमारे टेक्नोलॉजी, हमारे मैनेजमेंट, हमारे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाने सकेगा कि नहीं. दिस इज नॉट जस्ट सम मनी कमिंग है. मनी तो है हमको, अभी तो $100 बिलियन हमको मनी पैसा है हमारे पास, बट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के सबसे बड़ा जो फैसला है, जो इससे आपको ताकत बढ़ेगा, इसकी टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, इसका आपको से कनेक्शन विद द इंटरनेशनल मार्केट बढ़ेगा. नहीं, अपने आप नहीं होता है. अभी ये एक किताब निकला, जोसेफ स्टिग्लिट्स, नोबेल प्राइज विनर, वो अमेरिका को चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर था. ही इज सेइंग, ही इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बट ही इज सेइंग दैट इफ यू ग्लोबलाइज विदाउट creating the environment of proper regulation, seeing that the globalization is channeled properly, it can be disastrous. So मैंने ये कहते हैं, जो whoever is accepting this, question is, are we prepared for that? ये 49% से 75% हुआ, 75 से 100% हुआ, इससे फर्क नहीं होगा. क्या हुआ? We got only $5 billion. No, but that is the last year. Actually, it has come down. Yeah. But so it is because these people do not have confidence that you will be able to deliver the goods. You will be able, because investors जो कहते हैं वो फ्यूचर के लिए करते हैं, जो आज पैसा देगा बाद उनको रिटर्न्स मिलेगा. So they want to have confidence on your policy, confidence on your development. So this is more important than opening up from 49 to 75%. ये थोड़ा बहुत आपको मेजॉरिटी शेयर से होने से यू कंट्रोल बढ़ते हैं, बट अगेन फ्रॉम 75 to 100 इससे ज़्यादा फैसला नहीं होगा कुछ. बट द होल प्रॉब्लम इज दिस इज व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इन दिस पॉलिसी. द बेसिक reason why we had this control over foreign investment, it has not been addressed. No, that's what I want to know in this whole program. We will discuss many other points. कन्हैया जी, आप बताएं, आपके हिसाब से if you look at the macro level, what is your opinion about this opening up from 49 to 74, 74 to 100, 49 to 98? What does it mean? एक्चुअली ओपनिंग अप तो एविडेंट है, इसको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 8% का ग्रोथ रेट हम लोग जो प्रोजेक्ट किए हुए हैं उसके लिए जो कमेंसुरेट इन्वेस्टमेंट चाहिए, और जब पॉलिसी सिनर्जी की बात करते हैं हम लोग, जब WTO से हम लोगों को कंफर्मेशन चाहिए, उसके हिसाब से आपको इंपोर्ट ड्यूटी घटाना पड़ेगा. तो जो टैरिफ्स घटाएंगे, आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट आएगा उसको मेकअप करना पड़ेगा. उस प्रोसेस में आपको कैपिटल फ्लो चाहिए अंदर. बिल्कुल कन्हैया जी, एक छोटी सी ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक मैं चाह रहा हूँ आपसे. छोटा सा ब्रेक चाहिए मुझे, उसके बाद मैं लौट के आता हूँ, पूरी बात सुनता हूँ. छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग लौट करके आएंगे और विस्तार से बात करेंगे कि दरवाज़ा कितना खुले और कैसे खुले और क्या नियत हो. छोटे से ब्रेक के बाद.
दूल्हा दुल्हन के लिए जी हाँ, MDH किचन किंग गरम मसाला, चने का मसाला, चंकी चाट का मसाला, कसूरी मेथी और देगी मिर्च, कुछ ऐसी लज्जत जगहें लोग उंगलियां तक चाट जाएं। असली मसाले सच सच MDH MDH। दीदी, हाँ? इतनी गर्मी क्यों है? वो AC खराब हो गया। जीजा जी, स्टेबलाइजर की वजह से। बिरला पास स्टेबलाइजर इस्तेमाल क्यों नहीं किया? हाँ बेटा। फिर से डेटा फिर से गया। अच्छा, तो नया कंप्यूटर लेके आऊँ क्या? मम्मी। ओह, नया कंप्यूटर नहीं, जीजा जी, नया बिरला पा UPS से कराइए। देखा, बिजली फिर से चली गई। चलो मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को फोन करता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को फोन करने से कुछ नहीं होगा, बिरला इकोजन इन्वर्टर लाने से सब कुछ होगा। Where there is Birla, there is power. इन सर्दियों में आपकी कोल्ड क्रीम दूसरों के लिए कितनी फायदेमंद है। ऑयली स्टिकी स्टिकी। पेश है आयुर नॉन स्टिकी हर्बल कोल्ड क्रीम। रूखी सर्दियों में आपकी त्वचा को दे परफेक्ट ऑयल बैलेंस। इसमें है विटामिन E और एलोवेरा। आयुर हर्बल कोल्ड क्रीम, बिना चिपचिपाहट त्वचा में समाए नजर न आए। Here begins the era of royalty. For designer clothing, of course. PP Design Estate from the house of PP Jewelers, because they are the only one. Once a rag picker, now she has a book in her hands. Concern India Foundation strives to give the disadvantaged a better future with your help. A nation suffers when popular opinions become more important than values and justice. Punjab National Bank, one of India's largest bank, now offers retail banking for your convenience. Affordable home loans, easy car loans, convenient personal loans and loans for doctors, credit cards for freedom, ATMs for 24-hour service, business and industrial finance for faster economic growth, international banking services. Punjab National Bank, the name you can bank upon. घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज निर्णय लिया है तेल के क्षेत्र में और बैंकिंग के क्षेत्र में, और एक क्षेत्र और हैं जिनमें के उन्होंने विदेशी पूंजी के दरवाजे खोल दिए हैं, यानी कि 100% तक विदेशी लोग आकर के यहाँ इस अकूत अपार धन संपदा में अपने पैसे लगा सकते हैं। यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल का मन क्या है और इस सरकार का मन इस चुनाव के साल में क्या है। हमारे बीच में एक नए मेहमान शामिल हुए हैं। हमारे बीच में हैं नमित वर्मा जी हैं, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। और नमित जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। कन्हैया जी, हम आपसे पहले बात कर रहे थे कि इस ओपनिंग अप का मीनिंग जानने का बात कर रहे थे। हम लोग पूंजी की बात कर रहे हैं। पूंजी आनी चाहिए देश में। जब तक पूंजी नहीं आएगा तो प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाएगा, उतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा जितना कि मिलना चाहिए। जिस रेट से, जिस गति से हमको आगे बढ़ना है, वो गति नहीं मिलेगी। वो पूंजी बाहर से आए या अंदर से आए। अगर हमारे पास अंदर नहीं है उतनी पूंजी तो बाहर से ले लिया जाए। वो पूंजी आगे अपने देश में ही लगेगी। इसके लिए ये सब प्रयोग करना कि ये अकूत संपदा को उठा के ले जाएंगे, ऐसा हम नहीं विश्वास करते हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा क्यों अकूत धन संपदा में अपना धन लगाने की बात हाँ, की। अकूत ले जाने का नंबर तो अब से 10 साल बाद आएगा। क्योंकि अकूत अगर ये जो हम लोग के पास जो रिसोर्सेज है, मैन पावर है, जो उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उसके लिए जो पूंजी लगानी चाहिए, अगर उसमें आकर के कोई लगाता है तो हमारे कॉमन आदमी को उससे तो फायदा होगा ही। अगर और ये भी देखा जा रहा है कि कुछ जो है लोगों की जब सैलरी बढ़ती है, जब ग्रोथ ज़्यादा होता है तो लोगों की सैलरी बढ़ती है, तो वो लोग अपना
अपना टाइम बचाने के लिए, समय कीमती हो जाता है उनका, तो वो दूसरे लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, तो वो दूसरे को फिर करते हैं। मल्टीप्लायर ऐसे इफेक्ट एक की बात चेन, कर रहे हैं हाँ, आप। जो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट चालू होता है जी। तो उसको करने के लिए पूंजी की तो जरूरत है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि पूंजी जो है आप कर्जा लेके लेते हैं, या किसी से हॉट मनी है जो ले आएगा और वापस लेके चला जाएगा, जिसको पोर्टफोलियो कहते हैं, वैसे आएगा, या कोई फिक्स्ड एसेट तैयार करेगा हिंदुस्तान में और उसमें जो है कुछ चीज़ें पैदा करेगा, उसको कुछ बाहर बेचेगा, कुछ इंडिया में बेचेगा, वैसा करेंगे। उस हिसाब से एफडीआई जो है बेस्ट काइंड ऑफ फ्लो है, जो सबसे अच्छा तरीका हो सकता है बाहर के लोगों को अट्रैक्ट करके यहाँ पे काम करवाने के लिए, वो ये तरीका है एफडीआई का। अच्छा, अब बात ये होता तरीके है, से मेरी अब बात ये है कि वो इफेक्टिव तरीके पे अर्जुन सेन जी को भी आपत्ति नहीं है, शायद नमित जी को भी आपत्ति नहीं है। तरीका हम लोग एफडीआई के जो प्रोसीजर है, हाँ, जो प्रोसीजर उस पे मैं आता हूँ कि जो समझ, जी 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 प्लीज। आप इफ यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लोन्स, अब कर्जा करके आने, और एफडीआई, तो लोन्स वुड बी चीपर। लोन आप 7% 8% में होगा, एफडीआई में आपको इंटरेस्ट 25-30-35% से कम से नहीं होगा। लेकिन लोन कौन लेगा? नहीं, लोन अगर सरकार लेती है तो वो हमारे देश की जनता पे भार आता है। उसी के नहीं, एफडीआई तो उसका अपना पैसा है। नो, कॉस्ट क्या है, मुल्क के लिए कॉस्ट क्या है? तो बेनिफिट जो होता है वो आपको देखना पड़ेगा। एफडीआई को बेनिफिट है किसके लिए? पूंजी के लिए। पूंजी तो कर्जा से नहीं मिलता, एफडीआई का बेनिफिट होता है टेक्नोलॉजी के लिए, मैनेजमेंट के लिए। बिल्कुल। तो मेरे के बात है, आप ये पूछिए, ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी is it adequate? Procuring and adequate for technology transfer, for entrepreneur transfership? This is the point you have to ask. That is one, and even on the financial front, you have the other issue that like banking sector, which is key, will merely allowing FDI in ownership overhaul the banking process in India. And if the banking process is not overhauled, if the current regimes of CRRs and is not overhauled, then is it going to impact the economy, or is it only going to be a portfolio management within the framework of ownership of the banks? I think we are so far as the CRR management is concerned, is being well managed. We have come down to a low CRR level regime. But isn't that अगर ये सब ग्लोबलाइजेशन में भारत को कॉम्पिटिटिव बनाने की के तरफ एक स्टेप है, तो क्या ये सत्य नहीं है कि हमारे यहाँ जो रेशियोज हैं in terms of promoters equity, that is never going, as of today it is not globally competitive, and that is where we are losing out. उसको बनाना है। अब मैं उसी बात पे आता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि एफडीआई जो है हम लोगों के यहाँ क्यों नहीं आई। नहीं, उस सवाल पे आते हैं। मैंने नहीं एक मिनट मैं जो देखिए क्या है, सब्जेक्ट बड़ा है, अगर हम लोग सारे क्वेश्चन एक साथ मिला देंगे तो सब्जेक्ट के साथ जस्टिफिकेशन नहीं होगा। मैंने आपके नजरिया पूछा, यू आर फुल्ली एग्री with the FDI inflow in this country. Let me ask Namit ji, you tell me, ये जो गवर्नमेंट का डिसीजन है, how you perceive this? I perceive this as putting the cart before the horse, because we have failed to make the necessary changes in our systems, in our banking regulations, without which allowing entry, मतलब अगर हमारा पुराना सिस्टम ऐसा था कि इट गेव एन अनफेयर एज टू द गवर्नमेंट और टू द गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बैंक्स, कम से कम वो भारत सरकार को और उसके माध्यम से भारत की जनता को वो अनफेयर एज था। वो अनफेयर एज जो बैंकिंग सिस्टम के पास था, वो विदेशी बैंकों को देने की ज़रूरत क्या थी? हमको लिबरलाइजेशन करना था, वो हमको रेगुलेशन जो करना था, वो हमें पहले करना चाहिए था, उसके बाद हमको इन लोगों को एंट्री देना चाहिए था। अब तो ये हालत है कि उनको जो हेड स्टार्ट दे रहे हैं 3-4 साल का बिफोर हम लोग अपने डीरेगुलेशन करते हैं इनसाइड द बैंकिंग इंडस्ट्री, तो वो फ़ायदा उनको भी मिलेगा। अच्छा, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल जहाँ भारतीय बैंकों में है, जो PSU बैंकों में है, वो उसका उतना फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, और क्योंकि उनकी नीयत नहीं है टू एक्सप्लॉयट द पीपल,
तो वो उतना नहीं, फायदा नहीं देखिए, उठा पाएंगे जो आई एम नॉट सेइंग कि फॉरेन बैंक एक्सप्लॉइट करेगा, आई एम सेइंग एनी कैपिटलिस्ट एंटिटी विल वर्क ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नॉट ऑन नेशनल इंटरेस्ट, है ना। तो इसलिए ये डिकोटमी विल एग्जिस्ट एंड फॉरेन बैंक्स को बहुत लाभ होगा, इंडियन बैंक्स को लाभ नहीं होगा। इंडियन बैंक्स अभी भी बंधे रहेंगे अपने रूरल कमिटमेंट्स पर, है ना। नहीं, वो तो एफडीआई कर दिया ना उन्होंने, वो तो कर ही रहे हैं, 98% हो गया ना। हाँ नहीं, वो तो हो गया, नहीं लेकिन आपने अपना इंटरनल रेगुलेशन तो अभी तक नहीं बदला है ना। एक मिनट में आता हूँ, उसी सवाल पे आता हूँ। मैं जो बात कर रहा था, हम लोग तीनों लोगों ने अलग अलग राय दी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उस बात से। हम वी आर हियर एग्री टू डिसएग्री एंड डिसएग्री टू एग्री ऑन सर्टेन पॉइंट्स। हम लोग जो आपसे जो बात जानना चाहते थे कि एफडीआई का जो प्रोसीजर है, हमको कोई शिकायत नहीं है सरकार से। कन्हैया जी ने कहा कि इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन ये क्या होगा, आज तक आपने, यू आर ए इकोनॉमिस्ट, हैव यू रेड एनी पीस ऑफ पेपर द इकोनॉमिक मैप ऑफ द इंडिया, of the sectoral map of the country, or the government's perception on FDI or the opening up of the total sectors? Have you read any document till now that in banking we will do this, this will be procedure, in oil sector we will do this? What is this? You make a group of ministers, sometimes you say it is automatic, sometimes say your switch is off, sometimes you say your switch is on, sometimes you say Enkin Singh's committee report is very good, sometimes you say KC Path is saying wrong. What is this? And Why? It means you are making a mockery of the system. हाँ, वो तो लेकिन I will not make too much of this. ये हमारे मुल्क की यही हाल है. The policies, there are many people who say this and that, and the policy emerges from this. There are many people who have written on the subject. It is not that it has not been written. But the point, I want to touch upon the first point. The argument is not really that different. Only different is that when you talk about putting the cart before the horse, इससे हमारे जरा problem है, because this is not sequential problem. मैं ये पहले करूँ, ये करना चाहिए. The whole question is that when we are doing the reform, we should know all the elements of the reform. एक चीज से reform करने से reform नहीं होता है. This is the first point, that आप foreign investment आने के लिए तैयार होना करना, उसके लिए you have to reform the internal system, banking system, your insurance system, see that the whole thing operates properly. Then these things can work simultaneously. हमारे ये गलत है, जो the people who are opposed to foreign direct investment, गलत है, कहते हैं कि आप ये मत कीजिए, आप बंद रखिए. अब तो एक मिनट गलत भी होगा. We have traveled so far that we have to abide by what has been done, and we have to build on that. Even if one doesn't agree with the process of unbridled. नहीं, हम लोग let us accept this. No, now one doesn't have an option but to accept. मैं सेन गुप्ता जी, मैं जो सवाल कर रहा था, don't you think that this country should have a total plan board on the drawing board, and it should be synchronized, and there should not be no transparency, which is and there should not be no whims and fancies of any individual or the ministers. ये बात and what is happening this? ठीक बात. ये program for reform has to be a consistent, harmonized program. ये आज आप टैक्स कमा दो, काल आप टैक्स फिर बढ़ा दो. ये देखिए आप नहीं वही मैं चुनाव हो रहा है. एक मिनट कन्हैया जी, आप मुझे बताइए, आप तो यू आर ए प्योर हार्डकोर इकोनॉमिस्ट. आपने कहीं किसी देश में इस तरह से देखा, ऑयल सेक्टर इज ए फ्रूट बियरिंग इंडस्ट्री, बेचो. ऑयल से बैंकिंग सेक्टर, यू पुट इट ऑन द बोर्ड. Who is denying? You sell it everything. And अगर आपने नहीं, it is not being sold. थोड़ा सा हम लोग यदि आप 2-3 दिन पहले के आप अखबार पढ़िए, एक मिनट इनको बात पूरी कर लेने दो. It is being sold. It is not being sold. There is a difference. ये इसमें बहुत अंतर है कि ये कहना कि ये ऑयल बेच दिया और ऑयल में इन्वेस्टमेंट के लिए बुला लिया. कंपनी लॉ का थोड़ा सा स्टूडेंट हूँ. जब आप इक्विटी की बात करते हैं तो 100% इक्विटी की बात कर रहे हैं कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो जब आप अपनी इक्विटी को डाइवर्स करते हैं तो क्या है? इट इज वन वे ऑफ द सेलिंग द प्रोडक्ट ऑफ योर. नहीं, आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि जैसे बैंकिंग सेक्टर है, आज की तारीख में प्राइवेट सेक्टर का कितना इन्वॉल्वमेंट है बैंकिंग सेक्टर में? 10% के आसपास है जी. ज्यादा से ज्यादा पब्लिक सेक्टर में है,
तो कंपटीशन कैसे आएगा? एक तरफ पब्लिक सेक्टर है, एक तरफ 10% पब्लिक को फिर भी जो है सस्ता लोन और कैसे मिलेगा? मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं। अगर आप मैं जो उसको नहीं बड़ा करेंगे, मैं जो अर्जुन सेन जी से पूछ रहा था कि 100 करोड़ के देश में, यू बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, हैव यू एवर सीन ए बुक ऑन दिस, हाउ द इंडिया इज ओपनिंग इट्स इकोनॉमी इन ए यूनिफॉर्म्ड वे and in a dignified way? Have you read any document or book on that published by government of India? And whether 1 year ago, ये बहुत बड़ा इसको जो है इतना स्वीपिंग कमेंट हम नहीं दे सकते हैं जितना आप कह रहे हैं, लेकिन हम जरूर ये कहेंगे कि जो सीक्वेंसिंग है, जो ग्लोबली एक्सेप्टेड, जो काफी डिबेट होता है, इसमें एक सीक्वेंस को आप सही कभी नहीं मान सकते हैं। हर कंट्री अपने अपने हिसाब से सीक्वेंसिंग को सेट करती है। तो क्या अच्छा, उसको जो है मॉनिटर भी करती है। जैसे क्या हुआ, हम लोग कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की बात किए थे, तारापुर कमेटी रिपोर्ट बनी, बहुत बड़ा एक जजमेंट लिया गया, उसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट लगे और फिर हम लोगों ने ये कहा कि जो है 97 में 98 में रिपोर्ट आई थी, 2-4 साल के अंदर हम लोग स्लोली, वहाँ पे एक पूरा फ्रेमवर्क है, अगर आप फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो आप देखिए एक फ्रेमवर्क है वहाँ पे। लेकिन फिर क्या हुआ कि इन द 90s जो स्टेशन क्राइसिस हो गया, तो उसमें जब ये लगा कि एक पूरा पैराडिगम जिसके अंदर पूरी दुनिया काम करती थी, एक IMF का एक क्राइसिस रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क है, वो फेल होने लगा। तो लोगों ने ये सोचा कि चलो इसको स्लो करो। जो पहले सारी दुनिया, ये नहीं कि हिंदुस्तान के ही इकोनॉमिस्ट लोग कंफ्यूज होते हैं, सब लोग कंफ्यूज हुए और ये कहा कि जब कैपिटल अकाउंट ओपन फुल्ली करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसको थोड़ा स्लो करो। अब आज की तारीख में IMF भी नहीं कहता है कि जो है पूरा कैपिटल अकाउंट ओपन कर दिया जाए या सडनली कुछ, उसमें एक कुछ ना कुछ रेगुलेशंस कुछ, और वैसे भी कोई भी देश जो है ना 100% कैपिटल अकाउंट कन्वर्ट नहीं होता है। वो सब्जेक्ट तो डिफरेंस है, वो नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कैपिटल ये भी रिलेटेड है, FDI इनफ्लोज, बाहर इन्वेस्ट करना, ये सब कैपिटल अकाउंट से ही रिलेटेड चीजें हैं। तो एक मॉनिटर, एक चीज आया, आपको एक प्रॉब्लम आई, उसके हिसाब से आपने अपने आप को चेंज कर लिया, फिर आपने स्लो कर लिया, तो एक ग्रेजुअलिज्म लिया और चीज को देखते भापते आप चलते जा रहे हैं, क्योंकि तो मतलब you want to learn from trial and error method. नहीं, what is the best method to run the economy? नहीं, आप मेरे को बताइए। To gauge, you cannot go very far off in future. Okay. Right? This is no way very correct. But at least you should know. You see little bit, you see the trend, and you change yourself and go ahead. हम लोगों ने देखा है कि जो लिबरलाइजेशन है या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ है, जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लोगों ने काफी इनवाइट किया है, वो सब कंट्रीज काफी अच्छा काम किए हैं। चाइना का केस है, मलेशिया का केस है, साउथ ईस्ट एशिया पूरा केस है, ब्राजील का नहीं, but China का every study has shown that FDI in China is of Chinese origin. It is primarily of Chinese working offshore who are investing in their home country. It is very different from the nature of FDI coming into India. Please, there is no comparison between the two. नहीं, कंपैरिजन है। आप चाइना का अगर आप देखेंगे, जो इंडिया का 1% GDP का है, 2 बिलियन 3 बिलियन जो है आपका FDI आता है, that is nationalist FDI. This is international FDI. तो आप क्या समझते हैं कि सारा वो पूरा चाइना में चाइनीज दे रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें तो but the majority is Chinese FDI. चाइना के अंदर जो बड़ी कंपनियां थी, USA की और कन्हैया जी फिर विषयांतर हो गया। अरे नहीं, हम लोग फिर विषय से भटक गए। कन्हैया जी, ये जो बात जो प्रोडक्शन सिस्टम ट्रांसफर करते हैं किसी देश में, आपने ये FDI है। ये सवाल का ठीक, I can understand what you are saying, but you accept this thing. This is accepted everywhere. जब आप whatever policy you do, you should do in a general equilibrium sense. What other things doesn't exist. General equilibrium is a very. Namit ji, you want to say because before we go on break? Yes. आप बताएं। हाँ? Namit ji. The primary issue is whenever there is arbitrariness. You see, there is, if you don't introduce the subject, if you don't debate the subject, then there is a belief that there is an ulterior motive behind the changes which have been brought in. Now, all of a sudden, these changes have been sprung on us, and till 3 months ago, internationally, we have been under a lot of pressure to open our market for participation of Western capital under the new rounds of the WTO.
Now, these are areas which the government has refused to take the public into confidence. It has refused to tell the people of India that it is talking on these issues. It has refused to tell the people of India why it surrendered its initiative on asking for parity for Indian labor in foreign markets. After all, that is our strength, and capital is the strength of the West. यदि भारत सरकार वो नेगोशिएशन में असफल रही और इस कारण से ये चेंजेस ऑल ऑफ अ सडन हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं, क्योंकि हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं. ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक कमिटी की विम्स एंड फैंसीज हैं, ये भी हो सकता है और हो नहीं सकता है, ये ज्यादातर ये ही है. अरे भाई ऑयल सेक्टर और एनके सिंह का संबंध सबको मालूम है. नहीं बिल्कुल, मतलब इसमें कोई शर्म तो की बात तो है नहीं. वो Everybody knows where the that is one. Yeah. Over and above that, what is the Western arm twisting that we are facing in this matter in vis-a-vis countries negotiating on the WTO table? Yeah. That is one. Then the individual interest of a certain oil company and a certain bureaucrat and certain industrial house also and a certain industrial house. Yeah. And these issues again are there, because the minute you have an arbitrary announcement, you become suspicious. Then you see another trend. आप दिसंबर 2003 से लेके आज तक 40 दिन का समय है. 40 दिन के समय में कुछ एक बैंकों के स्टॉक 50% राइज कर गए. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक 50% राइज कर गया. तो ये ऐसा क्या खिचड़ी पकड़ा है जो दिल्ली में 4 ब्यूरोक्रेट मिल के पैसा कमा रहे हैं? नहीं वो दूसरे मुद्दे पे चले गए. आप नवीन जी नहीं डोंट गो ऑन दैट वी आर नॉट दिस इज इनसाइडर ट्रेडिंग एट इट्स वर्स्ट. नहीं वी आर टॉकिंग ऑन नो दिस इज इनसाइडर ट्रेडिंग. नो नवीन जी उस पे जाने की जरूरत नहीं है. बट वी आर टॉकिंग फिलोसॉफिकली बेसिक पॉइंट. मैं जो बात कर रहा हूँ गुप्ता जी, कल एक रिपोर्ट आती है, आज वो अखबारों में छपती है, दिन में 12 बजे से पहले वो रिपोर्ट कैबिनेट में पास हो जाती है. ये पर तो सही है. ये हम लोग छोटे से ब्रेक की ओर चलेंगे. ब्रेक के बाद लौट करके आते हैं और किस तरह से आर्थिक दरवाजे खुल रहे हैं उस पर विस्तार से बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद. देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का. MBH की देगी मिर्च. Hi, I'm Mandira Bedi, and in the ongoing India versus where there is Birla Power Stabilizer, there is no fluctuation. And last week's top scorers were where there is Birla Power UPS, there is no interruption. Hi, I'm Mandira Bedi, and we're back. Where there is Birla EcoGen digital inverter, there is obviously no power cut. And me, Mandira Bedi, talking to you about current performances, both powerful and electrifying. Oh. And so, where there is Birla EcoGen silent genset, there is no noise. Story of Come the on, day. say it. Where there's Birla, there's power. Wonderful. कोका-कोला कंपनी का किनले ड्रिंकिंग वाटर, बूंद बूंद में विश्वास. A small step was a big effort. Now he's ready for the walk of life. Concern India Foundation strives to give the disadvantaged a better future with your help. आज है रहे ना रहे कल, सोच के इस्तेमाल कर. एक इशारा समझो ओ मेरे यारा समझो, तेरी हर आरज़ू के पीछे ये, तेरी हर जुस्तजू के पीछे ये, कर ले यकीन इतना भी नहीं कि तू मांगे जाए और देती रहे ये ज़मीन. Save oil. It's precious. Punjab National Bank, one of India's largest bank, now offers retail banking for your convenience. Affordable home loans, easy car loans, convenient personal loans and loans for doctors, credit cards for freedom, ATMs for 24-hour service, business and industrial finance for faster economic growth, international banking services. Punjab National Bank, the name you can bank upon. चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है. हम लोग चर्चा कर रहे हैं. भारत सरकार ने मन बनाया है कुछ क्षेत्रों में 100% तक विदेशी पूंजी देश में आए.
ये कदम स्वागत योग्य है, लेकिन इस पर बहस हो रही है कि सरकार की मंशा क्या है चुनाव से पहले, और इस देश को बताने की भी जरूरत है कि किस तरह से विदेशी पूंजी आनी चाहिए, उसका क्या नक्शा है, क्या नक्शा वास्तव में बना भी है या नहीं बना है, और बना है तो किसके पास है। हमारे बीच में कन्हैया सिंह जी हैं, नमित वर्मा जी हैं और अर्जुन सेन गुप्ता जी हैं। हम लोग का कन्हैया जी आपसे ही पूछ रहे थे, आपने एक बीच में सवाल किया था कि हमको ये जानना जरूरी है कि हमारे यहाँ FDI क्यों नहीं आई। आप हमको बताएं कि FDI क्यों नहीं आई, क्योंकि उसके जिस तरह से इन्होंने ये सेक्टर्स खोले हैं, मैं क्योंकि मेरे पास समय कम है उस सेक्टर पे भी मैं आऊँगा कि क्या इन सेक्टर्स में FDI 100% करना ज़रूरी था, आप बताएं। ऐसा है कि FDI के लिए जो हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी थी 1991 में, उसके बाद से वो रिवाइज हुई, कई बार रिवाइज हुई, और उसमें सब्सिक्वेंटली FDI का प्रोविजंस बनता गया। आप देखिएगा 100% FDI का प्रोविजन पहले से भी है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार जो है 100% FDI हो रहा है। गैस और ऑयल की बात कर रहे हैं। नहीं, गैस और ऑयल तो एक सेक्टर नहीं, ये सिलेक्शन ऑफ सेक्टर है। जैसे पहले भी बहुत सारे सेक्टर्स थे जिसमें 100% FDI किया गया है, और उसके ऊपर डिबेट अभी तक हुआ, कोई ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर बातचीत नहीं हुई होगी। इकोनॉमिस्ट लोगों ने भी बात किया है, और नहीं, मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं आपसे, 1 लाख करोड़ का तेल आप मंगाते हैं हर साल। जो प्रॉब्लम है कि कुछ जगहों पे FDI आ जाती है, कुछ जगहों पे FDI नहीं आती है, उसमें भी कई रीजंस है। एक हम लोग का जो ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क है, जिसको हम लोग कहते हैं कि स्टील फ्रेम है, कि ये जो है इंडियन डेमोक्रेसी का स्टील फ्रेम। समटाइम्स आई फील इट इज ए स्टील बैरियर टू द बिजनेस, नॉट ओनली FDI फॉर डोमेस्टिक। सो डोमेस्टिक ये जो प्रॉब्लम है, वो जब तक सॉल्व नहीं होगा, FDI क्या वो सबको प्रॉब्लम करता रहेगा। कई चीज़ें हैं इस तरह की जो प्रोसीजरल है, जो कि हमारी जो है संस्कृति मतलब पहले से चली आ रही है, उसको जो है एक बना के रखने की कि हम लोग हर चीज़ पर डाउट करेंगे। पहले हम लोग डाउट करते हैं, उसके बाद से ये सोचते हैं कि अब जो है बिजनेसमैन तो ये ऐसा गलती करेगा ही, फिर उसके हिसाब से रूल बनाते हैं। कभी हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि चलो उसको हम एक बार कमिटमेंट उससे ले लें और फिर उसको चेक करें। कभी इस तरह की बात नहीं करते हैं कि नहीं हमने तो बहुत किया। ये तो जो बैंकों का जो NPA वाला खेल था, उसमें देख लिया कि जब ट्रस्ट किया तो उसका नतीजा क्या निकला। नहीं, आप ये ट्रस्ट तो करना पड़ेगा कुछ दूर तक। आपको कन्हैया जी, ये होल प्रॉब्लम यू आर जस्ट अवॉइडिंग फेसिंग द इशू। व्हाई इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नॉट कमिंग? Now, the answer is not that there are bureaucratic hurdles. Bureaucratic hurdles are high. Bureaucratic hurdles now by saying this kind of things, you are still going to have. No. I've said many more reasons. I'm asking the question: why is private investment not taking place in India today? This is a major difference. The private investment has come down very sharply. In fact, the rate of growth of private investment has become negative in the last 2 years. So it means that the economy is not as bullish as Jaswant Singh says it is. पूछिए, ये हमारे इकोनॉमी का जो the basic purpose of of investment is to have rate of return over a period of time. Confidence in the economy. And the FDI is coming in to corner the existing. No. Otherwise, also I am asking one question, Sen Gupta ji. You are opening up your cash-rich giants, temples, to others. So if you want to sell this cash-rich company, already they have 4,000 crore rupees cash reserve, 3,000 crore cash reserve in their hands. If somebody is putting, suppose I am saying, I am putting one question to you. This is the pure economics. Suppose by investing 100% in the oil and natural gas company, ONGC, if that ONGC is bearing 3,000 crore or 4,000 crore rupees cash reserve, and my total equity purchase is only 1,000 crore, by investing 1,000 crore, I am being benefited by 3,000 crore in cash totally instant. But this is why I first said, जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ का बात करके, ये पहले हमारे framework करना चाहिए. There has to be a proper regulatory framework to do that. आप ये नहीं करके suddenly you do this. Naturally, economics के जब problem जब पूछता है जिसके मतलब क्या है, people will ask this question. Everybody is asking who is the gainer in this sudden surprise. And Namit, you tell me, what is this group of ministers system? It means you are just. This is a system which has surfaced in the last 7-8 years, which has no constitutional validity. The group of ministers is not authorized to take decisions, such far-reaching decisions.
Constitutionally, all such decisions need to be ratified by Parliament. Unfortunately, we have seen over the past 3 years that the Vajpayee government has not been sending these decisions for parliamentary ratification. Upon occasion, the Supreme Court has ventured an opinion that if a particular industry was created by a parliamentary legislative procedure, then it needs to be referred back to that. But this group of ministers route is an attempt to subvert the constitution and the observations of the Supreme Court in this matter. कन्हैया जी, मेरे को एक मिनट, जो आपके मन का सवाल है मैं वही आपसे कर रहा हूँ। मुझे किसी से कोई आपत्ति नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि $200 बिलियन आए, ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल भी हट जाए। लेकिन डोंट यू थिंक ये जितना प्रोसीजर है ये देश को बहादुरी से बताया जाए कि बशर्ते कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का बनाए, आप कैबिनेट में अचानक ले आए, प्लानिंग कमीशन में गुपचुप बात करते रहें, एक पेपर तैयार कराएं, उसको कैबिनेट के सामने सबमिट कर दें, और आप ये तय करें बिना कि आप देश के कौन से कैशलेस सेक्टर्स हैं जिनको हमको अभी एफडीआई की जरूरत नहीं है, जिसमें आप एफडीआई को दे रहे हैं। आप बताएं। नहीं, ये तय करना कि किसमें जरूरत है किसमें नहीं है। हाँ। एफडीआई, इससे एफडीआई नहीं आएगा। ओके, चलिए, एफडीआई आएगा जहां उसको इंटरेस्ट है। ओके, अगर आप ये, लेकिन हमारा भी तो इंटरेस्ट होना चाहिए उस सेक्टर में। आप जो निगोशिएटिंग पावर है, जैसे आप अभी बात हो रही थी कि जो है हम पहले नेचुरल पर्सन के ऊपर एग्रीमेंट कर लेंगे, जब वो मान जाएंगे कि हम जो है वहाँ एम्प्लॉयमेंट देंगे तब हम उनके कैपिटल को इनवाइट करेंगे। ये हमको नहीं लगता है कि संभव है। नहीं, इसलिए तो डब्ल्यूटीओ फेल हो गया। भाई, व्हाई डब्ल्यूटीओ? आप देखिए, जब चाइना में व्हाई कानकुन सम्मेलन वाज फेल्ड? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का क्या होगा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं, कानकुन सम्मेलन वाज फेल्ड बिकॉज़ ऑफ दैट, बिकॉज़ दे डिड नॉट रेडी फॉर दैट बार्गेन। वो ठीक है, बार्गेन करना चाहिए, लेकिन सो फार है कि एफडीआई का फ्लो कंसर्न है। जैसे आप कंट्रीज लीजिए, चाइना लीजिए, मलेशिया लीजिए, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री ले लीजिए, या जो है लैटिन अमेरिकन कंट्री लीजिए, जहाँ एफडीआई फ्लो हुआ है और काफ़ी उसका फ़ायदा उठाया लोगों ने। वहाँ क्या लोगों ने इसी तरह से किया, पहले लेबर को एग्रीमेंट कर लिया, फिर एफडीआई लिया, या कैसे करेंगे? सब इकट्ठा होता है। चाइनीज के साथ कोई एग्रीमेंट है कि जो है सारे चाइनीज को अमेरिकन जो है या यूरोपियंस को एम्प्लॉयमेंट देंगे? की हालत क्या हुई? That is also equally well known. So I am sure we should not build our case on their experience. नहीं, अगर ये गलत ये एक चीज का है कि उन्होंने जो ग्रोथ किया उसमें अगर 1 साल नेगेटिव ग्रोथ हो गया तो उससे सारा वो जो है गरीब हो गए, ऐसा नहीं है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज अभी भी हम लोगों से बहुत ज्यादा रिच हैं। वो उसका परिणाम है जो उन्होंने लिबरलाइजेशन से 1 साल अगर उसका निगेटिव हो गया या 2 साल निगेटिव ग्रोथ हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि सारा उसका सब लोग गरीब। हमारे यहाँ 40 करोड़ पॉपुलेशन अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन है। हाँ। आंकड़ा कुछ भी कहता रहे, हमारे यहाँ 15 करोड़ अभी भी लोग बेरोजगार है, आंकड़ा सरकारी आंकड़ा कुछ भी कहता रहे। आपने कहीं ऐसा देश देखा है तो कन्हैया जी जिस देश में एम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा ही नहीं मालूम है? पिछले 4 साल में आपने कोई एम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा पढ़ा? बता दीजिए। और ये एफडीआई वो 40 करोड़ लोगों तक पहुंचने वाला है क्या? भाई, सरकार का पहले बजट में ये बताया जाता है सब इस साल 10 करोड़ बेरोजगार हो गए, इतनी बेरोजगारी हम अचीव करेंगे। रिसर्चर्स के लिए हम लोग डाइवर्ट कर रहे हैं से जरा अनफेयर हो रहा है ये। His main point is FDI is desirable. Yes. ये आप लोग हम लोग सब हम सहमत हैं। हम तो कन्हैया जी की किसी बात से कन्हैया जी की किसी बात से डिसएग्री नहीं कर रहे हैं कि एफडीआई हम लोग के पिक एंड चूज से नहीं आएगा। एफडीआई को तो जहां इन्वेस्ट करना है वहीं करेगा। ओके, लेकिन अच्छा, अब दूसरा चीज है कि कभी जो है ये जैसे परसेंटेज की बात होती है कि पहले हम लोगों ने कहा कि 26% कर देंगे। 26% के पीछे क्या रास्ता? ये कि एक वीटो राइट मिल जाएगा तो वो आ जाएगा। तो वो दिखाया कि नहीं आया ना, खाली वीटो राइट से हम नहीं आएंगे, हमको ओनरशिप चाहिए, हमको मैनेजमेंट कंट्रोल चाहिए, क्योंकि हम पैसा लगा रहे हैं तो हमको मैनेजमेंट कंट्रोल चाहिए। तो बात है चलो 51% दे देते हैं, ठीक है, उससे भी नहीं हो, क्योंकि जो वीटो राइट दूसरे के पास रहता है वो उसको नहीं अच्छा लगता है, वो चाहता है कि हम अपने हिसाब से काम करें। तो जो है आप जब उससे ज्यादा करते हैं तो उसको फिर आप ये कहना चाहते हैं कि अगर खोलना है तो आंख बंद करिए और 100% कर दीजिए और एफडीआई आने दीजिए। आप ये देखिए कि आपको स्ट्रेटेजिकली जो है नुकसान नहीं होने वाला है। मैं तो एग्री कर रहा हूँ आपसे। तो आपको उस सेक्टर को अगर खोलना है, लेकिन जब हमें किसी और को अपने बाजार में मच्छी मारने के अधिकार देना है तो उसके बाजार में भी तो हमको मच्छी मारने का अधिकार होना चाहिए। अगर उनके पास कैपिटल है, वो भी नोशनली क्रिएटेड कैपिटल,
है ना, no longer gold backed capital. So why हमारा जो labor हमारे जो huge भंडार हैं, which can also be capital if we can convert it into, if we allow it. नहीं, ये तो देखिए नमित जी बहस का मुद्दा देखिए, जहाँ तक कन्हैया जी कह रहे हैं, आप सबसे पहले एप्रीहेंशन सारे सबके दूर करो. I totally agree with him. हम what we are disputing within ourselves. What we are asking. Our intention should be how can my very apprehension clear. be dispelled if you spring it on me one fine morning? I submit one thing, Kanhaiya ji. This is going to be such a shame, because you do this, foreign investment will not come, because the basic environment for receiving foreign investment is not there. So those of you, and I am also a supporter of foreign investment, it will be a bad thing for us that we have opened up, still foreign investment is not coming. Yeah, that is this is the point. Let us observe it. So those of us who believe that foreign investment should come should now work for creating that environment. Yes, and which is you have to dismantle the regulatory atmosphere. चलिए सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया समय. इसमें foreign investment will come, but only those looters will come in who perceive the government as a banana republic wherein they can fix their pieces that here is my supernormal profit. Only those elements of foreign investment of the kind which went to Southeast Asia. चलिए ये तो देखिए ये नमित जी ये बहस का मुद्दा है, लेकिन हम लोग लगातार इस पे बहस करेंगे क्योंकि इस देश को ये बताना बहुत जरूरी है. एक चीज मैं एक बात, ये साहब जो बताया था बिग देने के लिए, you are absolutely right. 100% investment कोई ले रहा है, equity investment, it is selling. Yeah. You should accept that. Now it does not mean that you should not sell. I mean there are many assets इक्विटी में देखिए पोर्टफोलियो नहीं वही मैं शुरू में क्लियर किया था कि पोर्टफोलियो लोन और एफडीआई में थोड़ा सा फर्क है. जो पोर्टफोलियो से इक्विटी अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिए और आप उससे प्रॉफिट लेना चाहते हैं वो एक अलग चीज है. एफडीआई एक चीज है जिसमें आप ले आके यहाँ पे फैक्ट्री खड़ा करते हैं, एसेट आपका यहाँ पे है, आप उसको उठा के लेके भाग नहीं सकते. एक मिनट नमित जी मेरे पास एक आखिरी बहुत जरूरी चीज है, इसका जो है थोड़ा अलग मतलब है. ये बिल्कुल सही बात है, परंतु जब वो एफडीआई comes into the distinction is you have said this and आपने थोड़ा देर पहले कहा था कि capital accumulation and capital creation नहीं हो रहा है. If this FDI came in towards new ventures, it would be very appreciable. If this FDI comes in ये भी बात है towards acquiring existing Navratnas, then it is of little use. चलिए सर, हम लोग इस बहस को जारी रखेंगे. ये सवाल तो खड़ा ही है. कन्हैया जी आपका शुक्रिया, अर्जुन सिंह जी आपका भी शुक्रिया और नमित जी आपका भी शुक्रिया. शायद देश में किसी को कोई आपत्ति नहीं है कि विदेशी यहाँ आए और अपनी पूंजी लगाएं, हमसे भी काम कराएं और हमारा काम भी करें. लेकिन सरकार से एक गुजारिश तो है सबकी, और वो आपके मन में भी है और हमारे मन में भी है कि जो भी कर रहे हो बहादुरी से करो. पिछले रास्ते से शायद ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं है, और चुनाव तो आने वाले हैं, कम से कम वहाँ की मोहर लगवा लो, उसके बाद जो मर्जी करो. कल हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज. घटना चक्र के प्रायोजक MDH मसाले. और बिरला पावर सॉल्यूशंस लिमिटेड, a यश बिरला ग्रुप कंपनी. Where there's Birla, there's power. Wonderful. Mutual fund industry with your viewers. The mutual fund industry has once again come into focus this time because of the turbulence and the decline in the markets. Last year the mutual fund industry was in the focus because of impressive rise in the marketplace. Both times, if you look at it together, you think that the mutual fund industry is indeed in the focus and will continue to remain the focus, because mutual funds are going to be a major and important vehicle for investors to access the capital markets. We all know that Indian markets are undergoing pressure from the reforms which started in 1991. These markets are beginning to become